मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, रज़िया सुल्तान, है ना। इससे पहले के सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, बाद के भी एक आध कर दिए हैं, बीच के 2-3 बचे हुए हैं, वो भी अपलोड कर दूंगी मैं जल्दी। चलिए तो पढ़ लेते हैं। बेटा ये चैप्टर आपका अखज़ किया हुआ है, इसलिए इसके राइटर यानी अदीब के बारे में नहीं बताया गया, तो हम सीधा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे यानी रज़िया सुल्तान को। तो देखते हैं क्या लिखा है। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी, यानी कि पहली लेडी थी, है ना। इनसे पहले कोई औरत नहीं बैठी थी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या होता है, बादशाह के बाद बादशाह के बच्चों में से ही कोई बादशाह बनता है ना। तो हर कोई अपने बेटे को बनाता था, जबकि रज़िया सुल्तान के जो पापा थे यानी अल्तुतमिश, उन्होंने क्या काम करा, अपनी बेटी को बनाया। ठीक है, उन्होंने वसीयत कर दी कि बाद मेरे मरने के मेरी बेटी हुकूमत करेगी। यहाँ लिखते हैं वो जानता था, यानी कौन, अल्तुतमिश, वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं। ठीक है, यानी वो आराम पसंद है और मस्ती से रहना चाहते हैं। बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ बेटी ही ऐसी है जो इस हुकूमत को आगे बढ़ा सकती है। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। ठीक है, तो उनका नाम भी लिख दिया गया था। ये देखिए रज़िया सुल्तान की एक इमेज बनाई गई है। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। अल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने ये पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त व ताज की मालिक हो, यानी कि जो अमीर थे तुर्क के, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एक औरत यहाँ की मलिका नहीं बन सकती है। रज़िया ने ये देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन के खातिर, यानी कि मतलब कोई लड़ाई, बदतमीज़ी, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, उस अमन को बनाए रखने के खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ, है ना। अब उसने अपने भाई का नाम दे दिया कि ठीक है, मैं नहीं बनूंगी, मेरे भाई को बना दो। आओ हम सब मिलकर उससे वफादारी का अहद करें। ठीक है, यानी कि अब वो बादशाह बनेगा तो हम उसके प्रति वफादार रहेंगे, इसका हम अहद करते हैं, उससे वादा करते हैं। लिखते हैं, लेकिन हुकूमत हाथ में आते ही रुकनुद्दीन ऐश और आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी, यानी हसद करने वाली, जलने वाली औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया, है ना। और सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी। मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़ातियों की वजह से क्या हो गया, इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उसे मार दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, इसलिए सबने उसे मिलकर क्या कर दिया, मार दिया। अब लिखते हैं, दिल्ली के अवाम रज़िया की खूबी और अल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे, यानी उन्हें पता था कि रज़िया सुल्तान किस तरह की खूबियों की मालिक है, और अल्तुतमिश ने वसीयत की थी कि भाई मेरी बेटी ही बनेगी मेरे बाद। उनमें से एक बुज़ुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने रज़िया के तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि तख्त पे बैठेगी तो सिर्फ रज़िया बैठेगी। ठीक है, तख्त नशीन होने पर रज़िया ने ये अहद किया कि, यानी उन्होंने वादा किया, मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक कि ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। ठीक है, यानी उन्होंने वहाँ पे लोगों से वादा किया, अहद किया कि मैं 2 काम करूँगी, एक आवाम की भलाई करूँगी, है ना, सल्तनत को तरक्की दूँगी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि मैं ये साबित करके दिखाऊँगी कि मैं एक औरत हूँ लेकिन आदमियों से कम नहीं हूँ, है ना। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद नहायत ही बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह क़बा और कला पहनी, यानी कि जिस तरह से बादशाह लोग वो पहनते हैं ना, लड़ाई के जो सामान होते हैं, जिस तरह से यहाँ देखिए आप पहने दिखाएंगे, ये इस तरह से, ये जो एक हेलमेट टाइप का पहना जाता है, इस सब चीज़ों को कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें भी उन्होंने खुद से पहनी और लड़ाई भी की। अब यहाँ देखिए लिखते हैं,
अपने नाम के सिक्के जारी किए। ये सल्तनत में होता था, जो भी बादशाह बनता था, है ना, या मालिका बनती थी, तो वो अपने नाम के सिक्के जारी कराती थी। सल्तनत में अमन कायम किया, है ना, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और अवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा, यानी अवाम खुशहाल रहे इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। तिजारत को फ़रोग़ दी, यानी कि बिज़नेस को बढ़ाया गया। सड़कें बनवाई गईं, दरख्त लगवाए गए और कुएँ भी खुदवाए गए। ठीक है, इतने ढेर सारे उन्होंने काम करे। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए, यानी लाइब्रेरी भी बनवाई। रज़िया सुल्तान को ख़ुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो अच्छी घुड़सवार थी, यानी कि घोड़ा भी चला लेती थी, और उसे जंगी असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था, यानी कि तलवार, भाला, ये सारी चीज़ें भी वो चला लेती थी। यानी वो औज़ार जो जंग के मैदान में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हथियार वो भी वो चला लेती थी। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्या होता है आगे। तो कहते हैं रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, जिनसे वो मुल्की मामलात में क्या करती थी, मशवरा करती थी। यानी अब देखिए, पूरे मुल्क को वो अकेले तो नहीं संभाल सकती है, इसलिए उसने उनको 40 हिस्सों में बांट दिया था और उन सबसे मिल के ही वो राय मशवरा करके ही कोई भी फैसला करती थी। उसने अमीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया था। ठीक है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मर्तबा होता है। जैसे इनके 40 थे ना, उनमें सबका लीडर जो है वो अमीर आखूर होता है, जिसे वो ओहदा उन्होंने किसे दिया, एक हबशी ग़ुलाम को दिया, है ना, जिसका क्या नाम था, याकूत। ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था, यानी वफादार था, ईमानदार था। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था, यानी कि ये ओहदा जो है सिर्फ और सिर्फ तुर्कियों को ही मिलता था, लेकिन अब पहली बार एक हबशी को ये ओहदा मिला था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मेरा ओहदा कैसे छीन लिया। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर, ठीक है, अब इन्होंने देखिए साजिश की कि अब ये क्या करेंगे कि रज़िया को किसी सूरत से तख्त से हटा दिया जाए, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा, भटिंडा के जो गवर्नर थे, जिनका क्या नाम था, अल्तूनिया, को बहकाकर बगावत करवा दी। ठीक है, जब वो बगावत को कुचलने के लिए, यानी कि अब जब वो बगावत को पूरा करने के लिए पंजाब में भटिंडा पहुंची, तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। यानी ज़ाहिर सी बात है, इतनी मतलब लंबा सफ़र करके वो वहाँ पहुँचे थे। अगरचे दोनों फ़ौजों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, मगर रज़िया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े, यानी वो हार गए और रज़िया को कैद कर लिया गया, वो कैद कर ली गई। ठीक है, इधर दिल्ली में साजिशों ने रज़िया के भाई बैरम को तख्त पर बैठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। ठीक है, अब यानी कि जो रज़िया के भाई थे बैरम, उनको तख्त पे बैठा दिया गया और बाकी सब आपस में ओहदे जो हैं वो बांट लिए गए। बैरम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। ठीक है, अल्तूनिया ने जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, अब रज़िया की शादी किससे हो गई, अल्तूनिया से हो गई। बोलते हैं जब रज़िया और अल्तूनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। मुख्तलिफ अमीरों ने सोचा कि रज़िया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, यानी हर कोई दिल्ली की आवाम सब रज़िया को बहुत मानते हैं। अगर उसकी फ़ौजें यहाँ पहुँच गईं तो उसकी मददगार उठ खड़े होंगे, यानी जो भी लोग हैं, चाहे वो आवाम हो या कोई भी हो, आम खास कोई भी हो, सब उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। ठीक है, उठ खड़े होंगे। इसलिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए, यानी उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली में जंग नहीं लड़नी चाहिए, दूर लड़नी चाहिए। चनांचा बैरम की फ़ौज ने रज़िया को रास्ते में ही रोक दिया। शाही फ़ौज तादाद में ज़्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार थे, है ना, जाहिर सी बात है वो शाही फ़ौज है। घमासान लड़ाई हुई, यानी बहुत ख़तरनाक खूब ज़ोरों से लड़ाई हुई। रज़िया ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे शिकस्त हुई, शिकस्त यानी हार हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। ठीक है, ये तो पहले रूल ही था, अगर आप लड़ते हैं तो दूसरे जो बादशाह हारेगा उसे कत्ल कर दिया जाता था। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम
से साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। आई बात समझ में? तो रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत करी? सिर्फ 3.5 साल। अब यहाँ देखिए आपका मश्क आता है, इसमें आता है माने याद कीजिए। पहला लिखा है वाहिद, वाहिद का मतलब एक, अकेला, है ना। वसीयत, वसीयत मतलब होता है मौत से पहले की जाने वाली हिदायत। उसके बाद कुला, कुला कहते हैं टोपी को, मुहाफ़िज़ कहते हैं हिफाजत करने वाले को, सिला कहते हैं बदला या फिर इनाम, और यहाँ पे लिखा है जफ़ाकश, मेहनत करने वाला, ठीक है। हुस्न इंतज़ाम यानी अच्छा इंतज़ाम, काम करने की खूबी। हुक्मरान कहते हैं हुकूमत करने वाला, हाकिम। इसके बाद लिखा है आलिम यानी इल्म वाला, पढ़ा लिखा। इसके बाद देखिए गौर कीजिए, में आपको दिया गया है कि भाई रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली एक खातून हुक्मरान थी। उससे पहले खातून नहीं हुआ करती थी। खातून मतलब लेडी, ठीक है। रज़िया सुल्तान ने अपने कारनामों से ये दिखाया कि औरतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ 7 सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब हम आंसर शीट पे देखेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है नीचे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो ये भी हम आंसर शीट पे देखेंगे। खाली जगह को भी हम आंसर शीट पे ही देखेंगे। इसके बाद वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। इसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस को करना है, मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बनाना है। फिर मुहावरों का इस्तेमाल करना है। काफ़ी सारा काम दिया गया है। मुतज़ाद अल्फाज को देखना है और इल्मी काम है ना। इल्मी काम में कुछ नहीं करना है, बस इन सब चीज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। रज़िया सुल्तान, हबशी ग़ुलाम, हुस्न इंतज़ाम, याक़ूत, वसीयत, है ना, अल्तुनिया। तो इस तरह से ये आप पढ़ लेंगे। चलिए अब हम आंसर शीट देखते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल आपको दिया गया है, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? तो क्या खूबियाँ थी? तो देखिए वो ज़हीन थी, मेहनती थी, होशियार थी, है ना। हिम्मत और हौसला भी था उनके अंदर, तो यही उनकी क्या थी? खूबियाँ थी, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर ये खामा में लंबा किया जाता है, आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपको लिखा हुआ है रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? तो रुकनुद्दीन जो है अल्तुतमिश का ही बेटा था, रज़िया सुल्तान का ही भाई था। हुकूमत हासिल होने के बाद वो ऐश परस्त हो गया था, याश हो गया था, याशी में डूब गया था। इसलिए तुर्क सरदारों की नाराज़गी के बाद दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मार डाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है अल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? तो आप लिख सकते हैं अल्तुतमिश की वसीयत थी कि बाद मेरे मरने के लड़कों के बजाय मेरी लड़की रज़िया सुल्तान को हुकूमत दी जाए, ठीक है। तख्त नशीनी के बाद रज़िया सुल्तान ने क्या अहद किया, क्या वादा किया उन्होंने लोगों से? तो उन्होंने प्रॉमिस किया, अहद किया कि भाई मैं आवाम की भलाई के लिए काम करूंगी, सल्तनत को तरक्की के लिए काम करूंगी, है ना। और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ, ठीक है। रज़िया सुल्तान ने मीर आखोर का ओहदा किसे दिया? तो किसे ओहदा दिया था उन्होंने? तो आप लिख सकते हैं ग़ुलाम हबशी को दिया था, जिसका नाम था याक़ूत। अगला क्वेश्चन लिखा है रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि रज़िया की फ़ौज का मुकाबला जो है वो आपका अल्तुनिया की फ़ौज से हुआ था। लास्ट क्वेश्चन लिखा है रज़िया ने कितने वर्ष तक हुकूमत की थी? तो आप लिख सकते हैं कि उसने सिर्फ 3.5 वर्ष तक हुकूमत की थी। अब यहाँ देखिए आपको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ खाली जगह में आपको दिया गया था, तो आप इसे भर लेंगे। रज़िया सुल्तान दिल्ली के डैश बादशाह की बेटी थी, तो क्या जगह अल्तुतमिश। यहाँ लिखा है रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। रज़िया के शौहर का नाम क्या था? अल्तुनिया था। तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बैरम को तख्त पर बैठाया। रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरान थी। अब यहाँ लिखा था वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तो मुश्किल का क्या हो जाएगा? मुश्किलात। इख्तियार का क्या हो जाएगा? इख्तियारात। किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। उम्रा का क्या हो जाएगा? अमीर। अफवाज का क्या हो जाएगा? फ़ौज। बेगमात का क्या हो जाएगा? बेगम। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाइए। तो देखिए मुज़क्कर में आपको दिया था आलिम, इसका बन जाएगा आलिमा, ठीक है। यहाँ लिखा है मलिका, तो मलिका का बन जाएगा बादशाह, बहन का बन जाएगा भाई और बेटी का बन जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना था। तो पहला मुहावरा है मैदान छोड़ना। तो यहाँ लिखा है कि मैदान छोड़ने का मतलब होता है डर के भाग जाना, है ना। तो और उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है हथियार डालना। हथियार डालने का मतलब होता है पहले से पहले ही हार जाना, है ना। इसके बाद क्या होता है? मौत के घाट उतार देना यानी मार डालना, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिए हुए आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि भाई देखिए
मैदान छोड़ना, तो एग्ज़ाम आते ही लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, यानी कॉपी काम करते ही नहीं है। हथियार डालना, तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर देख के बच्चों ने हथियार डाल दिए, यानी उन्होंने लिखना ही नहीं कि भैया इतना मुश्किल पेपर आया है, मैं कैसे ही करूँगा, है ना। इसके बाद मौत के घाट उतारना, तो हम कह सकते हैं पुलिस ने चोरों को मौत के घाट उतार दिया, है ना, या हीरो ने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो, जो यहाँ लिखे हुए हैं वो भी बता सकते हैं। लिखा हुआ है कि मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्टे लिखना। बेटा इस बार पेपर में ना मुतज़ाद की जगह तज़ाद और ज़िद लफ्ज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब उल्टे ही होता है, ठीक है। चाहे तज़ाद लिखा हो, चाहे ज़िद लिखा हो, चाहे मुतज़ाद लिखा हो, सबका मतलब एक होता है। भलाई का क्या हो जाएगा? बुराई। अमन का क्या हो जाएगा? शोर। खुशहाली का बदहाली। शिकस्त का फ़तह, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा मैं सारे चैनल्स की वीडियो बनाती हूँ, तो हो सकता है जब दूसरे क्लास की वीडियोज़ आए तो आपको डिस्टर्ब हो, लेकिन उसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके ही छोटे भाई बहनों के लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो उन्हें भी शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।